नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। शुरुआत करते हैं पहाड़ों की बर्फबारी से। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। मार्च में हुई बर्फबारी ने पूरे माहौल को बदल दिया है। कश्मीर की वादियों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिसंबर और जनवरी की याद दिला रही हैं। ठंड तो बढ़ी गई है लेकिन कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरों पर एक खास रिपोर्ट। सफेद खूबसूरती में लिपटी कश्मीर की वादियां इस वक्त जो देखे बस देखता ही रह जाए। रूई के फाहे की तरह गिरती बर्फ इसकी खूबसूरती में हर गुजरते वक्त के साथ साथ और इजाफा कर रही है। कश्मीर के ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में पिछले 3 दिनों से मौसम ऐसा पलटा है कि दिसंबर वाली सर्दी का एहसास होने लगा है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इस बार सर्दियों का मौसम भारी बर्फबारी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच सीजन बर्फबारी थमने की वजह से आने वाले मौसम की कई दिक्कतों की आशंका भी बढ़ने लग गई थी। अब ताजा बर्फबारी ने इस सारी आशंकाओं को दूर कर दिया है। फिर वो चाहे पानी की कमी हो या फिर आने वाले मौसम में तापमान से जुड़ा कोई भी डर। बर्फबारी से जो कि हमारे यहाँ पे शोपियान में ज़्यादातर बाग बगीचे हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अभी तो सर्दी तो आज बहुत है, हद से ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जो मार्च में जो बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, इससे हमें आगे वाले दिनों में बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनमें पानी आ गया है और उनमें पानी आएगा भी और पानी रहेगा भी इंशाल्लाह, और हम इससे हमें बहुत बड़ा फायदा। बर्फ की सफेद चादर में ढकी ये तस्वीरें शोपिया की हैं। जाहिर है जहां रहने वाले लोगों की मौसम से जुड़ी अपनी दिक्कतें हैं और पानी से लेकर फसलों तक इनकी चिंताएं सैलानियों से हटकर है। शुक्र है मार्च का बदला मौसम इनके दिलों को सुकून पहुंचा रहा है। 5 दिन 10 दिन से बारिश हुई, बर्फबारी हुई, हमारे चश्मे सूखे थे, जिसके लिए लोगों ने गिड़गिड़ा कर रोया रब इज्जत के दरबारों में और खैरातें की। यहाँ भी हमारे गाँव के नौजवानों ने, औकाफ कमेटी ने एक बहुत बड़ा खैरात किया यहाँ पर, और बच्चों ने वो हासिल किया। वो 10 बदुआ हुए अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला बरकरम आए कि हमारे ये चश्मे जो कि हमारी ज़राअत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या टूरिज्म के लिए बहुत ही मुफीद है। कुछ ऐसा ही नजारा गुलबर्ग का है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के आसपास के इस पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की परत इतनी मोटी है कि यहाँ खड़े तमाम वाहन भी बर्फ में दब गए हैं। पुलवामा में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। चारों ओर नजर आ रही है तो सिर्फ बर्फ और बर्फ। कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में भी बर्फबारी होते रहने का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रवार शाम से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। अगर कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो 1 फीट से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। यहां तक कि श्रीनगर में भी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। इस ताजा बर्फबारी से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि कहीं न कहीं अब किसानों को चिंता होने लगी है कि यदि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होती है तो ये अब बाग बगीचों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि मार्च में होने वाली बर्फबारी काफी भारी होती है, क्योंकि ये बारिश के साथ गिरती है और जाहिर है कि यदि पेड़ों में कोई जान आती है तो पेड़ और उनकी टहनियां टूटने का खतरा बना रहता है। एक तरफ जहां कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं श्रीनगर में बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है, जिससे बाहर से आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फ। कश्मीर में मौसम की ये बदली बयार देखने में भी खूबसूरत है और महसूस करने में भी।
हर किसी की चाह है कि भले ही ये मौसम का पतला रंग है, लेकिन ये रंग बना रहे। शोपियां से एजाज अहमद डार, श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। राज्य के ऊंचे इलाकों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जो अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर और कुल्लू जिले के कई इलाकों में बर्फ की मोटी चादर इलाके ढक चुके हैं। सैलानियों का आगमन हिल स्टेशन की तरफ होने लगा है। ये हिमाचल की कांगड़ा वैली है, जहां धौलाधर की पहाड़ी पर जमकर हुई बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश ने मार्च में ही दिसंबर और जनवरी का एहसास करा दिया है। कांगड़ा में पारा गिर गया है और वैली शीतलहर जैसी स्थिति का सामना कर रही है। लोग आग ताप कर गर्मी ले रहे हैं। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग ठंड से ठिठुरते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लाहौल में मनाली ले हाईवे की है, जहां कई फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। सामरिक और सामाजिक दोनों के लिए ये हाईवे काफी ज्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम JCB और स्नो कटर के जरिए इस रास्ते से बर्फ को हटाने के अभियान में जुटी हुई है। लाहौल का ये पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से पटा पड़ा है। जिस्पा और दारचा के आसपास की सड़कों को आने जाने लायक बनाना BRO के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से पारा काफी ज्यादा लुढ़क गया है। कई इलाकों में बिजली भी गुल है। अटल टनल होकर मनाली केलांग के बीच वाहनों का आना जाना हो रहा है, लेकिन चंबा जिले में भारी लैंडस्लाइड से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। शिमला के मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 20 मार्च तक लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी मार्च का मौसम सुहावना हो रहा है। मैदान जहां गर्मी का सामना कर रहे हैं और बदले मौसम के बाद यहां भी ठंडी बयार रुख कर रही है। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के पहाड़ भी बदलते मौसम से अछूते नहीं हैं। यहां बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री धाम तक बर्फबारी लगातार जारी है। यूं तो यहां इन प्रमुख धामों के कपाट अभी खुले नहीं हैं, लेकिन अचानक बदले मौसम से रोजमर्रा की जिंदगी पर असर देखने को मिल रहा है। सैलानियों के लिए मशहूर औली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। मौसम का पासा उत्तराखंड में भी पलटा है। राज्य में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर खुशी छलक रही है। एक दिव्य अलौकिक धाम बद्रीनाथ धाम, जो पहले ही अपनी आध्यात्मिक और बाहरी सौंदर्य से भक्तों और सैलानियों को अपनी ओर खींचता है, अब कुदरत ने इसका श्वेत श्रृंगार कर दिया है। बद्रीनाथ धाम के परिसर में और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के चलते इस पूरे इलाके में बर्फ की 1 फीट से ज्यादा मोटी परत जम चुकी है। वैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट मौसम की वजह से इन दिनों बंद रहते हैं, लिहाजा श्रद्धालु तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ITBP के जवान और मंदिर समिति के कुछ लोग रहते हैं और बदले मौसम में कड़ाके की सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आदिकेश्वर मंदिर के आसपास भी जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। औली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाके में लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाके में बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इससे मौसम अचानक और भी ठंडा हो गया है। वहीं हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और माणा घाटी में भी बर्फबारी हो रही है।
ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी का ही ये नतीजा है कि निचले इलाकों का तापमान तेजी से गिरने लगा है। मौसम विभाग के अगले 48 घंटों में यहां बारिश और बर्फबारी होते रहने का अनुमान लगाया है। होली बीत चुकी है, लेकिन पहाड़ों में सर्दी का सितम इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे जो हैं वो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के इसी तरह जारी रह सकते हैं, जिसके चलते एक बार फिर से पहाड़ों में जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं निचली जगहों पर जो बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन प्रभावित भी हो रहा है। हालांकि पर्यटन स्थल औली और तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर जो बर्फबारी हो रही है वो कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसायी और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन निचली जगहों पर जो ठंड बढ़ रही है, बारिश हो रही है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रही है। मौसम का यही हाल उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है। इस मंदिर को तो जैसे बर्फ ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। मंदिर के शिखर से लेकर आंगन तक हर जगह बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। स्कूल हो या सरकारी दफ्तर, घर हो या सड़कें, पेड़ हो या फिर पहाड़, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिप गए हैं। आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ सर्दी विदाई लेती दिखती है, लेकिन इस साल मौसम में कुछ अलग ही मिजाज दिखाया है। गंगोत्री, हर्षिल, बगोरी, मुखवा, धराली और चीड़वासा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इन इलाकों में ठंड फिर से लौट आई है। गंगोत्री धाम जाने वाले रास्तों पर बर्फ जमने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं। देहरादून में भी हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली है। हालांकि रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी ने यहाँ के पहाड़ों की खूबसूरती को बेशक बढ़ा दिया है। इसलिए यहाँ आना भी लोगों को लुभा रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यमुना को स्वच्छ बनाना है, ये मुहिम शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार भी एक्शन में है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल और जिम्मेदार मंत्री ने दिल्ली में घूम घूम कर बड़े नालों का निरीक्षण किया और नालों की साफ सफाई का जिम्मा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग को सौंप दिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना को लेकर अपनी संजीदगी दिखाई है। इसके साथ साथ एक विकसित और साफ सुथरी दिल्ली बनाने को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई है। दिल्ली के लिए यमुना नदी जीवन रेखा की तरह है। यमुना की धारा न सिर्फ दिल्ली की प्यास बुझाती है, बल्कि राजधानी की तरक्की में भी सहायक है। आज यही यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी प्रदूषण का शिकार है। लेकिन दिल्ली में जब से नई सरकार आई है, यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा सुबह सुबह यमुना में गिरने वाले नाले की हालात का जायजा लेने पहुंचे, तो हर जगह उन्हें गंदगी का अंबार दिखा, जिसको लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब तक यमुना में गिरने वाले बड़े नाले साफ नहीं होंगे, यमुना कैसे साफ होगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बारिश के दिनों में होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए अभी से ही सभी विभागों को काम में लगने का आदेश भी दिया है। सीएम रेखा का कहना है कि वक्त से पहले समस्या का समाधान करना है और आज से हमने दिल्ली की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए काम शुरू कर दिया है। बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे, ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीजन की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण और यमुना की सफाई चुनावों में बड़ा मुद्दा था, इसलिए दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार पहले ही दिन से एक्शन में है।
शपथ ग्रहण के बाद सीएम रेखा गुप्ता यमुना आरती में पूरे मंत्रिमंडल के साथ शामिल हुई थी और अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अब उनका मानना है कि जब तक बड़े नाले साफ नहीं होंगे तब तक जल जमाव की समस्या हल नहीं होगी और यमुना की सफाई में भी दिक्कत होगी। इसलिए सुनहरी पुल, बारापुल्ला और कुशक नाले का उन्होंने निरीक्षण किया। ये जो नाला है उसको सही तरीके से क्लीन किया जाए, क्योंकि नालों का पानी डायरेक्ट यमुना में जाता है। यमुना भी पूरी तरीके से क्लीन रहे, इसका पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो बारापुरा ड्रेन के साथ साथ जो कुशक ड्रेन है उसका भी जायजा जो है वो आज ले रहे हैं। दिल्ली के कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर आज खुद दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मानसून की तैयारियों में इस वक्त जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो जुड़ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी कहा कि वो और सीएम रेखा गुप्ता आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली वालों को साफ सुथरी और विकसित दिल्ली मिल सके। एक मिशन पे काम किया जा रहा है कि हम कैसे दिल्ली वासियों को बेस्ट सर्विसेज हर क्षेत्र में पहुंचा सकते हैं। इसके लिए सरकार पूरी काम कर रही है। सरकारी कोशिशों के बाद भी यमुना की सफाई संभव नहीं है, क्योंकि बिना जनता की भागीदारी के इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली वासियों को भी तन मन धन से यमुना की सफाई में लगना होगा और अपनी आदत बदलनी होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर के मेनार गांव की। यहां बारूद से होली खेलने की परंपरा है। जी हां, ये परंपरा वीर योद्धाओं के सम्मान के लिए निभाई जाती है, जिसमें सैनिक के वेशभूषा में लोग मेनार गांव के ओमकारेश्वर चौक पर इकट्ठा होते हैं और बंदूकें और तोपों के साथ होली के लिए इन्हें चलाते हैं। इसके साथ ही साथ पटाखे भी फोड़े जाते हैं और आतिशबाजी से मेनार गांव का आसमान रोशन हो जाता है। बारूद की होली मेनार गांव में होली के दूसरे दिन मनाई जाती है। आधी रात का वक्त, आग उगलती तोपें और बारूद के धमाके, बंदूकों की फायरिंग की आवाजें, माहौल ऐसा जैसे कोई युद्ध छिड़ गया हो। ये नजारा उदयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मेनार गांव का है, जहां शनिवार रात कुछ ऐसा ही नजारा था। उदयपुर में करीब 450 साल पहले मुगल चौकी ध्वस्त करने की खुशी में यहां के मेनारिया समाज ने ऐसी ही बारूद की होली खेली थी। साढ़े 400 साल पहले से जो परंपरा चली आ रही है, इसी के तहत मेनार गांव में तोपों से लगातार बारूद के धमाके किए गए। आतिशबाजी से पूरा माहौल धुआं धुआं दिखा। मशाल लेकर गांव के रास्तों की मोर्चाबंदी की गई। इस परंपरा पर वैसा ही गर्व है जैसा बॉर्डर पर युद्ध के समय होता है। होली के बाद दूज तिथि पर हर साल मेनार गांव में बारूद की होली खेली जाती है। इसको लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग तक खास तैयारी करते हैं। बारूद होली के लिए लोग खास तरह के कपड़े भी पहनते हैं, जिससे लगता है कि वो शाही सेना के जवान हैं। और इस खास त्योहार को लेकर खासा उत्साह भी देखा जाता है। जो हमारे 400 साल से पूर्व मनाते आ रहे हैं, उसी रिवाज को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी कोशिश पूरी है कि उसको और आगे ले जाया जाए। एवं मैंने जो वेशभूषा धारण की है, वीर कमांडर जो अभिजीत थे, उनको देख के ये मैंने लुक अपना लिया है। बहुत जोश के साथ रहते हैं यहाँ पे, जैसे हम बॉर्डर पे खड़े और जैसा जोश रहता है वैसा हमें आज महसूस होता है। कितने सालों से देख रहे हैं आप? सर मैं बचपन से यहीं पला बड़ा हूँ, मेरा जन्म यहीं का है और शुरू से देख रहा हूँ। कहा जाता है कि मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के साम्राज्य के दौरान
जगह जगह मुगलों की छावनियां बनी हुई थीं। मेनार गांव के पूर्वी छोर पर भी मुगल छावनी थी। छावनी के आतंक से लोग परेशान थे। मेनारिया ब्राह्मण भी मुगल छावनी के आतंक से त्रस्त थे। मेनार वासियों को वल्लभनगर छावनी पर जीत का समाचार मिला तो गांव के लोग ओंकारेश्वर चबूतरे पर जुटे और छावनी पर हमले की रणनीति बनाई। इसके बाद हमला कर मुगल छावनी को ध्वस्त कर दिया। उदयपुर के मेनार गांव में होने वाली बारूद की होली को देखने के लिए राजस्थान के कई शहरों के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मुंबई ही नहीं विदेशों से भी लोग हर साल मेनार गांव पहुंचते हैं और अनोखी परंपरा का आनंद उठाते हैं। नजारा बहुत अच्छा है, मैंने पहली बार देखा है ये। हाँ, जैसे मैंने सुना उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुगल चौकी पर जीत के बाद से मेनारिया समाज हर साल बारूद की होली मनाता आ रहा है। 450 साल से चली आ रही इस खास परंपरा में रंग से ज्यादा बारूद का इस्तेमाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होली के साथ ही पंजाब में होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत हो गई है। इस खास पर्व का जुड़ाव सिर्फ उमंग और उत्साह से ही नहीं है, बल्कि इसके साथ संस्कृति और परंपरा भी जुड़ी हुई है। होला मोहल्ला 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान न सिर्फ रंगों का उत्सव मनाया जाता है, बल्कि कलाओं और करतबों का प्रदर्शन भी किया जाता है। लोग तलवारबाजी, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट का भी प्रदर्शन करते हैं। इस पर्व के साथ ही गुरुद्वारों की सजावट की जाती है। सुबह की प्रार्थना के साथ प्रभात फेरी निकाली जाती है। इस खास पर्व में शामिल होने के लिए विदेशों से भी सिख समुदाय के लोग पंजाब पहुंचते हैं। और चलिए आपको बताते हैं होला मोहल्ला का ऐतिहासिक महत्व। 1701 में गुरु गोविंद सिंह ने इसकी शुरुआत की थी। 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जब होली नहीं मनेगी, होला मनेगा। गुरु ने रंगों के त्योहार की इस जगह वीर सैन्य कर्मियों का पर्व बना दिया। इस मौके पर होली खेलने के साथ युद्धाभ्यास भी करना था। इस त्योहार का उद्देश्य था एकता, बंधुत्व, वीरता और पारस्परिक प्रेम को फैलाना। सिख समुदाय के लिए यह त्योहार धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है। दुनिया भर में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर मिजोरम पहुंचे थे और उनका कार्यक्रम था असम राइफल्स के प्रांगण में। तभी एक 7 साल की बच्ची ने अपना परफॉर्मेंस दिया। उसने AR रहमान का वंदे मातरम गाना गाया, जिसे सुनकर गृहमंत्री अमित शाह मंत्रमुग्ध हो गए। बच्ची एस्तर लाल दुआवमी हनामते की मासूम आवाज में देशभक्ति का ऐसा जज्बा था कि खुद अमित शाह भी भावुक हो गए। अमित शाह ने न सिर्फ उसकी तारीफ की, बल्कि उसे एक गिटार गिफ्ट किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शाह ने उसका वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि अब एस्तर की आवाज पूरे देश का दिल जीत लेगी। आप भी सुनिए। और उसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।